हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 12th बायोलॉजी में पहले हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, जो कि रिड्यूस्ड है। तो अब हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट हमें ये पता हो कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे हम एमपी बोर्ड या बोर्ड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर नीट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीट एग्जामिनेशन में अभी जो 2025 में हुआ है, अकेले सिंगल इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चंस मिले थे। यानी कि 4 4 16 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर था, जो कि इतने क्वेश्चंस आपको देकर गया। एमपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो एमपी बोर्ड में अभी तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 11th क्लास के 2 से 3 चैप्टर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो ये चैप्टर आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। कौन से वो चैप्टर्स थे जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे? जैसे आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ये 3 से 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। 3 से 4 चैप्टर का जो आपका नॉलेज रहेगा वो यहाँ पर यूज होगा। जैसे प्लांट किंगडम हमने पढ़ा होगा 11th क्लास जब आपने पढ़ी होगी, तो पादप जगत। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नली सारी चीजें आपने देखी होगी। फिर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एनाटॉमी, जब आपने प्लांट के या प्लांट के पार्ट्स के इंटरनल साइड को देखा होगा, तो एनाटॉमी वाला चैप्टर भी कुछ कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज होता है। एंड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इस चैप्टर को हम जो पढ़ रहे हैं, ये किस में पढ़ा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किस में पढ़ा जाता है? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में। तो ये जो चैप्टर है, अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो जहां पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा कि 11th क्लास का यूज हो रहा है, मुझे यहाँ पर उसको रिपीट करना चाहिए, तो मैं आपको वो 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर समझा के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो सबसे पहला तो हमारा रूल ये होना चाहिए कि हमें चैप्टर के नेम का मतलब समझ में आना चाहिए। चैप्टर आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है, उसके नाम से ही आप समझ जाओगे। अगर आपको चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो आधी चीजें यूं ही सॉर्ट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमारे चैप्टर का नाम जो इतना बड़ा सा है, उसमें से हम एक एक वर्ड को लेते हैं, स्प्लिट करते हैं और फिर देखते हैं कि एक एक वर्ड हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग होता है अपने ही जैसे न्यू वंस को बर्थ देना, अपने ही जैसे यंग वंस को बनाना, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। जैसे अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें रिप्रोडक्शन का, तो री का मतलब क्या होता है? रिटर्न, फिर से, वापस। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना। तो यहाँ पर किसको रिप्रोड्यूस करने की बात हो रही है, किसको बनाने की बात हो रही है? अपने ही जैसे यंग वंस को। तो इसको तो हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेनी भी कहते हैं। ऑफस्प्रिंग को और क्या कहा जाता है? प्रोजेनी कह सकते हो, चिल्ड्रन कह सकते हो, यंग वंस कह सकते हो, या हिंदी में इसको हम संतति कहते हैं। अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हमसे तो इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब यंग वंस को बर्थ देना। लेकिन अगर उन यंग वंस को आप क्या कर रहे हो? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? गैमेट्स फॉर्म होते हैं, युग्मक बनते हैं। गैमेट्स फॉर्म होते हैं। कौन कौन से गैमेट्स बनते हैं? मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं। तो हैप्लॉइड ये गैमेट होते हैं। ये गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, देन इनका फ्यूजन होना, ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई जो प्रोजेनी होती है, वो प्रोजेनी में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं, डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देना, बट गैमेट का फॉर्मेशन करके, गैमेट्स का फ्यूजन करके, जाइगोट का फॉर्मेशन करके। तो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट का। और यही
जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म में, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कुछ कुछ सिमिलर है ह्यूमंस के जैसे, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। अब चैप्टर के नेम में जो तीसरा वर्ड आया है फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हो, फ्लावर करते हो, फ्लावरिंग करते हो, फ्लावर प्रोड्यूस करते हो, ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस करते हो, फ्लावर प्रोड्यूस करते हो, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। आप यहाँ पर इसको एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हो, इन्हीं को हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस करे, फ्लावर्स प्रोड्यूस करे। क्यों फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाले में ही हम क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन चाहिए होता है वो ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर होता है। इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स में केवल हो सकता है जिनमें क्या हो, फ्लावर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जैसे चैप्टर के नाम का मतलब तो हमने समझ लिया। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि हमसे इस चैप्टर में कहा है कि आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, दैट मीन्स कि फ्लावरिंग प्लांट के अलावा भी कोई प्लांट्स होते होंगे, तो हम वो देख लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा कौन से प्लांट्स होते हैं। ये आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 11th का, जो हमने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उनको बताने वाले कौन सा साइंटिस्ट है, आइक्लर। आइक्लर ने क्या किया था, डिवीजन किया था। प्लांट्स को इन्होंने क्या कर दिया, दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक कैटेगरी को तो इन्होंने क्या कह दिया, क्रिप्टोगेम्स। दूसरी कैटेगरी को इन्होंने कह दिया फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर सीड नहीं होते, सीडलेस। ऐसे प्लांट जो सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा उनको हम क्या कह रहे हैं, फेनेरोगेम्स कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। अब जो ऐसे प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसमें अगेन तीन आपको कैटेगरीज याद रखनी है। जैसे आपने पढ़ा था एल्गी 11th क्लास में, ब्रायोफाइट, जो कि लेस डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि ये जो क्रिप्टोगेम्स है लेस डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू फेनेरोगेम्स। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया और टेरिडोफाइट्स हो गया। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आइक्लर साइंटिस्ट ने दिया है। इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, एक को कहा क्रिप्टोगेम्स, एक को कहा फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर वो आते हैं जिसमें सीड नहीं बनते हैं, इन प्लांट्स में कोई सीड नहीं लगते, सीड नहीं बन रहे हैं, ना फ्रूट बन रहा है ना फ्लावर बन रहा है। फेनेरोगेम्स में आते हैं हमारे पास दो, जिम्नोस्पर्म्स, जिनको हम अनावृत बीजी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। एंड एक होता है जो सबसे हायर होता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जिनको हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी। अब देखो, क्योंकि हम इनको कहाँ पढ़ रहे हैं, इन दोनों को कहाँ पढ़ रहे हैं, जहां पर बीज प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। तो जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी सीड बनते हैं। बट यहाँ पर जो इनका नाम मैंने हिंदी में लिखा है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर सीड तो बनेगा, बट उस सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि फ्रूट नहीं बनता है। यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन तो होता है बट फ्रूट नहीं बनता है, फ्रूट नहीं बनता है। जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड बनेगा और सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फ्रूट प्रेजेंट होगा, फ्रूट वॉल, फ्रूट प्रेजेंट होगा। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, आवृत बीजी कह रहे हैं। तो ये फ्रूट बनता किससे है, फ्लावर से। फ्रूट कैसे बन रहा है, फ्लावर से। फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उससे फ्लावर बनता है। सॉरी, फ्लावर का जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उससे किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो किसके अंदर पढ़ना है, इन्हीं एंजियोस्पर्म्स के अंदर पढ़ना है, जिनके अंदर सीड भी बन रहा है, फ्रूट भी बन रहा है। इनके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि चैप्टर हमसे, चैप्टर का जो नाम है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, और ये क्लासिफिकेशन किस टाइप का, और ये क्लासिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम लिटरली स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अब हमारे चैप्टर के नाम का मतलब तो हमने समझ लिया है कि क्या होता है इसका मतलब। अब इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका एक साइनॉप्सिस बना हुआ है, ताकि हमें आइडिया लगे कि इस चैप्टर में हम किस वे में, किस फ्लो में आगे बढ़ने वाले। तो पहले तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। देन हमें, हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती है, इसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स। यानी कि हमको क्या सीखना है यहाँ पर, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट्स का हम फॉर्मेशन सीखेंगे। गैमेट में हम देखेंगे कि मेल गैमेट कैसे बनता है,
और फीमेल गैमेट कैसे बनता है, और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं वो स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ते हैं। देन जब आपने मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया, तो इनको क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी कि फ्यूजन करेंगे तो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, इसको पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो गए तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट के अंदर आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इससे एम्ब्रियो बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब इसके बाद में यही चीज की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, सीड कैसे, ओव्यूल से सीड कैसे बन जाता है, हमारा जो फ्रूट है वो ओवरी की वॉल से, ओवरी वॉल से, या हमारी जो फ्लावर के अंदर अंडाशय प्रेजेंट है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कुछ दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है। एपोमिक्सिस क्या होता है, पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ये सारी चीजें। देन जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वापस से हमारे चैप्टर को समझना। इंट्रोडक्शन की बात करें पहले, तो देखो चैप्टर के नाम में क्या वर्ड आया था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हमें पता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते ही क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, नीड ही क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन की क्या नीड है, पहले तो ये समझो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। इस अर्थ पर अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसकी इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस बनी रहे, उसकी स्पीशीज, नई नई स्पीशीज यहाँ पर बनती चली जाए, मतलब उसका एक जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो इस अर्थ से कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं वेरिएशन, न्यू वेरिएंट्स बनते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी नई नई क्वालिटीज होती है। तो इस अर्थ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए, न्यू वेरिएंट्स को बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। सर्वाइवल एडवांटेजेस इनहेंस हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये ऑर्गेनिज्म है, इसके जीन्स के अंदर, इसके डीएनए में, इसके जीन में कोई ऐसा जीन है जिसके कारण से इस ऑर्गेनिज्म को कोई डिसीज है। हो सकता है कि ये डिसीज इसके न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफर ना हो, तो इसके जो सर्वाइवल, इस ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल के चांसेस थे वो थोड़े कम थे, लेकिन इसके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई वो डिसीज वाला जीन ना आया हो, क्योंकि वेरिएशन हुआ है, चेंज इसके अंदर आए हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जो न्यू प्रोजेनी बनती है उसके अंदर बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी क्वालिटीज मिलती है। डिसीज रेजिस्टेंट हो सकते हैं वो, डिसीज से या फिर लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके पास प्रेजेंट हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर नीडेड होता है। विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ये चीज हमने देखी कि अगर कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, मान लो इस अर्थ पर अभी के टाइम, मतलब अपने इंडिया के अंदर मान लो कि अभी आपको 70 टाइगर्स मिलेंगे, अगर ये टाइगर क्या नहीं करे, रिप्रोडक्शन नहीं करे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ साल के बाद सारे टाइगर्स खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये 70 टाइगर अगर क्या करें, आपस में रिप्रोड्यूस करें, तो इनकी स्पीशी बनी रहेगी, ये रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, न्यू न्यू इनके जो प्रोजेनी है वो बनती चली जाएगी, इनके चिल्ड्रंस बनते चले जाएंगे, जब इनकी संतति बनती चली जाएगी तो इनकी स्पीशी अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो इस अर्थ से इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को, अपनी स्पीशी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चले, जब आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में लिखा हुआ है, जो महान वैज्ञानिक रहे हैं। पंचानन माहेश्वरी, इनको पी माहेश्वरी भी कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ, यहाँ साइड में लिख देती हूँ, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है, तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी।
भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में, टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में। पहले टिश्यू कल्चर हमारे प्रीवियस चैप्टर में होता था, लेकिन अब क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। टेस्टिव फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में, इन सब के बारे में पंचानन माहेश्वरी जी ने बताया हुआ है। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहे तो एनसीईआरटी बुक में पूरा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, एक पूरा बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर इनके बारे में लिखा है। बट आप ये चीज जरूर याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इनको कहा जाता है। अब देखिए आगे, देखो अब हमने क्या सीखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंगर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लावर। यानी कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, जनन अंग क्या है, प्लांट का फ्लावर है। प्लांट के अंदर उनका जनन अंग क्या है, फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है इसके अंदर बनते हैं गैमेट, मतलब वैसे तो पोलन ग्रेन बनते हैं बट आपको समझाने के लिए मैं अभी सिर्फ आपको गैमेट वर्ड यूज कर रही हूँ। पोलन ग्रेन बनते हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स को बने इस फ्लावर के अंदर इसको क्या करना होगा, किसी दूसरे फ्लावर तक हो सकता है भेजना हो, या फिर सेम फ्लावर के अंदर ही अलग अलग और जगह पर ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल ऑर्गन अलग जगह पर प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन अलग जगह पर प्रेजेंट है। तो इनके गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए इनको कुछ तरीके अपनाने होते हैं। अब जो प्लांट है, जो फ्लावर है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल के तो जा नहीं सकता है। उस कंडीशन में अपने गैमेट्स को, अपने पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए इनको चाहिए होते हैं पॉलिनेटर्स। इनको क्या चाहिए होते हैं, पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं जो पॉलिनेशन करवा सके। पॉलिनेशन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट को क्या रिक्वायर्ड है, पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलिनेटर्स चाहिए। तो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे एड्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे तरीके यूज करते हैं जिससे कोई पॉलिनेटर इनकी साइड आ सके। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कुछ एडेप्टेशन करते हैं, बदलाव, परिवर्तन, अनुकूलन, कुछ भी वर्ड इसमें से आप यूज कर सकते हो। ये अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं जिससे ये क्या कर सके, किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट क्यों करें, ताकि रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन करने से होगा क्या, इनको इनका अंतिम उत्पाद मिलेगा, इनको इनका एंड प्रोडक्ट मिलेगा। अंतिम उत्पाद ये चाहते क्या है, प्लांट चाहते क्या है, सीड और फ्रूट बनाना। तो इनका एंड प्रोडक्ट पाने के लिए इनको पॉलिनेशन करवाना होगा। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलिनेटर्स चाहिए। अब पॉलिनेटर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करेंगे, जो प्लांट होगा उसके अंदर जो फ्लावर है उसका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाईज हो सकते हैं, लिजर्ड्स हो सकती है, ह्यूमंस के द्वारा भी कई बार होता है, विंड के द्वारा तो होता ही है, वाटर के द्वारा भी होता है। सब ये पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट अगर किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, अपने फ्लावर के साइज को बड़ा रखना होगा। पुष्प का जो आकार है, पुष्प का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि पोलिनेटर्स को आराम से ये इजीली विजिबल हो जाए। कलरफुल होना चाहिए जो फ्लावर्स है। अगर आपको बोला जाए कि एक फ्लावर तोड़ कर लाओ, तो आप कैसे फ्लावर को तोड़ना पसंद करोगे, जो कलरफुल होगा, जो व्हाइट होगा, या फिर जो बिल्कुल कलरलेस होगा, ऐसे को तोड़ना पसंद नहीं करोगे। किसको तोड़ना पसंद करोगे, कलरफुल को। तो प्लांट को भी ये फ्लावर अट्रैक्टिव बनाने के पीछे रीजन क्या है, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये अपने फ्लावर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रंगीन, कलरफुल बनाते हैं। एक्सपोज्ड फ्लावर होना चाहिए। मान लो किसी प्लांट की पत्तियां इतनी ज्यादा हो गई जिसके अंदर फ्लावर छिप गया है, तो कोई इंसेक्ट, कोई पॉलिनेटर आ ही नहीं पाएगा। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक्सपोज्ड, खुला, ओपन, बाहर दिखाई देना चाहिए, जिससे क्या कर सके, पॉलिनेटर्स को इजीली विजिबल रहे और वो पॉलिनेटर्स इसके पोलन ग्रेन ले जाकर के दूसरे फ्लावर को दे सके। कुछ ये सेंट, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम भी रिलीज करते हैं। जैसे अगर किसी साइड से परफ्यूम की स्मेल आ रही है तो आपको वो अच्छी लगेगी, कहीं से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है तो हम उसके साइड अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये फ्लावर भी ऐसे ही करते हैं, कुछ परफ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं अपने फ्लावर्स के थ्रू, जिससे किसी भी इंसेक्ट को, पोलिनेटर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो एट द एंड ये चाहते क्या है कि कोई भी पॉलिनेटर इनके तरफ आए, तो अट्रैक्ट करने के लिए इनको जो सही लगता है ये सारे चेंजेस कर लेते हैं। इन्हीं को हम एडेप्टेशन कहते हैं, इन्हीं को हम इनकी टेक्निक्स कहते हैं, इनके तरीके कहते हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं समझा पा रही हूँ। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है, कोई डाउट है, तो आप टाइम स्टैम्प के साथ में वहां पर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज कैसे हुई।
चलते हैं आगे। अब देखो, ये 2 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं जो कि हमें एनसीईआरटी में बस थोड़ा-सा एक-एक लाइन में दिया हुआ है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है भी नहीं, लेकिन आप इनको एक बार देख लोगे तो कोई लॉस वाली बात है नहीं। इससे कोई क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है। ऐसे जैसे फ्लावर्स हैं, प्लांट के केस में तो फ्लावर क्या है, उनका जनन अंग है। प्लांट तो फ्लावर का यूज़ कैसे करते हैं, अपने जनन अंग के रूप में उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस इसका कई तरीके से यूज करते हैं। हमारे यहाँ सोशल गैदरिंग्स हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, कोई सेलिब्रेशन हो, हर जगह पर हम फ्लावर यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी में ये होमवर्क दिया है आपको कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको आप सोशली सेलिब्रेशन के लिए, कल्चरल सेलिब्रेशंस के लिए यूज करते हैं। तो बस जस्ट उन फ्लावर्स के नेम लिखे हुए हैं। इसमें से जो हमारा हिबिस्कस है, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, ये हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है ऐसे प्लांट को ग्रो करवाना, ऐसे फ्लावर्स को ग्रो करवाना जिनको हम कमर्शियली यूज कर सके। जैसे आपने देखा होगा, जो गेंदे के फूल होते हैं, जो मैरीगोल्ड होते हैं, उनकी खेती होती है, उनकी मालाएं बनती है, बहुत सारी जगह पर इन मालाओं का यूज होता है। बुके बनाने के लिए यूज होता है ऑर्किड प्लांट्स का, ऑर्किड फ्लावर का। तो इनकी खेती करना, इनको फील्ड में ग्रो करवाना, इनको कल्टीवेट करना, मार्केट में सेल करना कमर्शियली पर्पस के लिए, तो ये सारा किसके अंदर आता है? फ्लोरिकल्चर। एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्लावर्स की खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखी है, पॉज करके देख सकते हैं। अब एक्चुअल में हमारा चैप्टर, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर की भूमिका बनाई है, बस हमने देखा है कि हमारा चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है। अब हमें पढ़ना है हमारे पुष्प का, हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो अभी हमने देखा कि जो हमारा फ्लावर है, हमारा फ्लावर क्या है? हमारे प्लांट का जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखना है हमें। देखो, पुष्पीय पादपों का एक आकर्षक अंग कौन है? पुष्प है, फ्लावर है। अब पहले तो हमें ये पता हो कि फ्लावर फॉर्म कैसे होता है। फ्लावर से हमें पता है कि आगे फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि ये फ्लावर कैसे बना। फ्रूट और सीड तो हम बाद में बनाएंगे, पहले तो हमें ये पता हो कि ये फ्लावर कैसे बना। तो फ्लावर फॉर्म कैसे होता है? फ्लावर को फॉर्म करने के लिए प्लांट को बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। वो क्या चेंजेस है वो देखते हैं। देखो, हाउ फ्लावर फॉर्म्ड में पहले तो आपको ये पता हो कि जो हमारा फ्लावर है वो क्या है? मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? शूट का। अब शूट कहाँ बनता है? देखो, जैसे ये सॉइल है, ये सॉइल, नीचे सॉइल में क्या लगी होगी? रूट लगी होगी। इस पूरे को हम कहते हैं रूट सिस्टम, जड़ तंत्र या मूल तंत्र जिसको हम कहते हैं। और जो जमीन लेवल से ऊपर होगा हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम, या इसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्लावर कहाँ बनेगा? ऊपर ही बनेगा, जमीन लेवल से ऊपर बनेगा। तो ये जो स्टेम होता है, जो जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये शूट एपिकल मेरिस्टम ही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में, फ्लावर बनाने वाले स्ट्रक्चर में। जैसे ये तो क्या था? स्टेम था, लेकिन ये आगे मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होने के बाद में इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लावर बनाने के लिए फ्लोरल मेरिस्टम में। शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बनता है? ये जो हमारा स्टेम है कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, और बहुत सारी ब्रांचेस बनती है। अब कुछ स्टेम का पार्ट ऐसा होता है जो डिवाइड होने के बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम में। देखो, यहाँ पर पूरा स्टेप लिखा हुआ है। शूट एपिकल मेरिस्टम था जो कि किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। मतलब हमारा जो प्लांट होता है, जब वो नया नया बनता है तो उसका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो वो जो ग्रीन कलर का था वो मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होने के बाद हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम क्या बन गया? फ्लोरल मेरिस्टम। अब ऐसा स्टेम बन गया है जो किसका प्रोडक्शन करेगा? फ्लावर्स का। ये कैसा दिखाई देगा? कलरफुल। पहले ये कैसा था? ग्रीन था, अब ये कैसा हो गया? कलरफुल हो गया। तो हमारा जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट ही होता है, इतना आपको याद रखना है। अब जो हमारा फ्लावर होता है उसमें 4 व्हर्ल बनते हैं, 4 चक्र बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आगे हम देखेंगे। तो इन चारों चक्रों को बनाने के लिए बहुत सारे हमारे उस स्टेम के अंदर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स यहाँ पर चेंज होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन होता है, हार्मोन्स का भी रोल होता है फ्लावर के प्रोडक्शन में। कौन कौन से यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं? इथाइलिन और ऑक्सिन होते हैं। अभी मैं इनका आगे आपको रोल बता रही हूँ, बट हार्मोनल चेंज हो गया।
हार्मोनल चेंज होने के बाद अब डायरेक्ट फ्लावर तो बन नहीं जाएगा, पहले क्या बनेगा, बड बनेगी। कली जिसको हम कहते हैं, जब आपने देखा होगा फ्लावर जब बनना स्टार्ट करता है तो पहले एक वो छोटा सा होता है, पूरा पैक्ड होता है चारों तरफ से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कली या बड। और आगे चल करके इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होगा, और एट द एंड क्या बनेगा, हमारा फ्लावर बनेगा। हॉर्मोन्स के रेगुलेशन में इथाइलिन और ऑक्सिन के अलावा भी एक और हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, देखो पहले तो है हमारे पास ऑक्सिन, जो क्या कर रहा है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। लेकिन फ्लावरिंग को प्रमोट करने के पहले फ्लावरिंग इनिशिएट भी तो होना चाहिए। तो फ्लावरिंग को इनिशिएट करने वाला कौन होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है। ये तीनों ही हार्मोन प्लांट्स के अंदर नेचुरली पहले से होते हैं। तो फ्लावरिंग फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए इथाइलिन हार्मोन काम करेगा। देन ऑक्सिन क्या करेगा, उस फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। इसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कली होती है, बड होती है, वो फ्लावर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, कोशिका विभाजन करती है। तो ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कौन करवाता है, साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन करवाता है। तो ये हमने छोटा सा यहाँ पर देख लिया है, हार्मोनल रेगुलेशन भी, हार्मोन्स का क्या इसमें रोल रहता है, ये भी। अब बारी आती है हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने की। आखिर हमारा ये फ्लावर दिखता कैसे है, तो समझते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखने से पहले आप इमेजिन करो, आपके हाथ में एक फ्लावर है, जिसको आपने क्या किया है, प्लांट से अभी अभी प्लक किया है, तोड़ा है। तो जब आप फ्लावर को तोड़ते हो तो एक डंडी आपके हाथ में आएगी। पहले जब हम फ्लावर को तोड़ेंगे तो एक डंडी हमारे हाथ में आएगी, जो लंबी से उससे लगी हुई रहेगी। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखाई दे रही है, जो लंबी से डंडी दिखाई दे रही है, इस डंडी को हम कहते हैं पेडिसेल। जिस जगह से हमारा फ्लावर किससे जुड़ा हुआ हो, हमारे प्लांट से जुड़ा हुआ हो, इसको हम पेडिसल कहते हैं। फ्लावर के अंदर अभी अभी हमने बात की कि 4 व्हर्ल होते हैं। तो चारों व्हर्ल जिस जगह पर अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, थैलेमस, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। थैलेमस, जिस जगह पर हमारे ये चारों व्हर्ल अटैच्ड होते हैं। जो हमने ये कैलिक्स बनाया है, इसको पहले हम चेंज कर देते हैं। कैलिक्स हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर की साइड मिलेगा, थैलेमस के ऊपर की साइड अटैच्ड मिलेगा, कुछ यहाँ से। छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, लीफ नहीं होती है, ये ग्रीन कलर का होता है। सबसे आउटर वर्ल ये होता है, जिसको हम कहते हैं सेपल। इसको क्या कहा जाता है, सेपल, यानी कि दल, बाह्य दल को हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या काम होता है इसका, जब हमारा फ्लावर बर्थ स्टेज में था, जब कली के फॉर्म में था, उस कंडीशन में ये सेपल, ये कैलिक्स हमारे फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहर के किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बचाने का काम करता है। तो ये कैलिक्स का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्लावर को, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। दूसरा, आपको ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है पेटल, जिसको हम कहते हैं दल। ये जो पेटल होती है, ये एक्चुअल में कलरफुल होती है, और इसी के कारण हमें फ्लावर का कलर दिखाई देता है। जो भी कलर फ्लावर में हमें दिखाई देते हैं, वो किसके कारण, इन पेटल्स के कारण। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला, या इसे हम कहते हैं दल पुंज। ये सेकंड वाला होता है, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेंगी, पेटल्स मिलेंगी, जो कि कलरफुल दिखाई देती है। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इसका क्या काम होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। अब आप आगे देख पा रहे होंगे, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इस येलो कलर के स्ट्रक्चर में, मतलब ये पूरा येलो जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है यहाँ पर, एंड्रोशियम। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो एंड्रोशियम है, ये ग्रुप ऑफ स्टेमेन होता है। ये किसका ग्रुप होता है, ये स्टेमेन्स का ग्रुप होता है। यानी कि एक स्टेमेन के अंदर हमें क्या चीजें मिलेगी, एक तो हमें मिलेगा एंथर, एक स्टेमेन के अंदर हमें मिलेगा एंथर, परागकोश जिसे हम कहते हैं। और ये जो डंडी हमें दिखाई दे रही है, एक ट्यूब जैसे, इलोंगेटेड ट्यूब जैसी डंडी हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे एंथर को किससे जोड़ रही है, थैलेमस से ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है। इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इन सभी को मैं नीचे क्लियर लिख दूंगी एक बार फिर से। एंथर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में परागकोश कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण रहते हैं। इसके अंदर कैसे रहते हैं, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। और जो डंडी हमें दिखाई दे रही है, जिसको हमने फिलामेंट कहा, इस फिलामेंट को कहते हैं पूतंतु, जो ज्वाइन करके रखता है किसको, एंथर को ज्वाइन करवाता है थैलेमस से। तो ये एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम कहते हैं एंड्रोशियम।
इसी को क्या कहा जा सकता है, पुंकेसर। एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर। ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन अंग जिसको हम कहते हैं फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है यहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम। गाइनोशियम में ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, सॉरी ग्रुप ऑफ, जस्ट अ मिनट, ग्रुप ऑफ कार्पल या ग्रुप ऑफ पिस्टल। ग्रुप ऑफ कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल पिस्टल एक ही है, लेकिन इनका अगर ग्रुप बन रहा है तो उसको हम गाइनोशियम कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर हमें कुछ फैली हुई सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल में पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। एक आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टाइल, या इसी को कहा जाता है वर्तिका। और जो नीचे सोलन एरिया दिखाई दे रहा है, सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ओवरी या अंडाशय। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर पूरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको हम क्या कहते हैं, ये नेसेसरी होते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए ये तो जरूरी है ही, लेकिन जो हमने कैलिक्स देखा, जो कोरोला देखा, ये क्या होते हैं, बाह्य दल और दल, ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरी होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा होते हैं, बट फिर भी काम के ये भी होते हैं। कैलिक्स का काम होता है बड़ी स्टेज में हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, कोरोला का काम होता है क्योंकि ये कलरफुल होता है तो इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एग का निर्माण होगा। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का निर्माण होगा, मेल गैमेट फॉर्म होगा। तो मेल गैमेट कैसे बनेगा, किस स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, फीमेल गैमेट किस स्ट्रक्चर में बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की एंड मेगास्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेट का, और मेगास्पोरोजेनेसिस से हम फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गैमेट का। हो सका तो इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो सेपरेटली इन दोनों के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आई होप, ऐसी उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपको यहाँ तक का सारा स्ट्रक्चर फ्लावर का क्लियर हो गया होगा। जहां से क्वेश्चन बनता है वो हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।